स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू करेंगे। 40 क्वेश्चन का ये सेट है और इसको इसलिए हमने 40 नाम दिया हुआ है क्योंकि इससे आपके काम सिद्ध होंगे, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। हमने जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसके क्वेश्चंस को इसमें लिया है और मैं आपको बता दूं कि कई जो डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, हम केवल उन्हीं को लेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत कम समय में एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते जाएंगे और आपका तैयार होता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मौलिक अधिकार से है। तो मौलिक अधिकार हम लोग 2 पार्ट में देखें, यानी कि 40 क्वेश्चन इस सेट में, और जो अगला 40 क्वेश्चन है वो अगले सेट में पार्ट 2 में करके देख लेंगे। तो एग्ज़ाम के पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए इतना मैटर है कि आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका उत्तर होगा डी, एक निर्वाचित सरकार ही है जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको मेरे साथ साथ आंसर भी देना है। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद जहां नीड होगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, उन्होंने समर्थन किया था। अब आपको बताना है कौन सा सही है। दूसरा विकल्प है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, इसलिए ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार ए, वाद योग्य, बी, अवाद योग्य, सी, लचीले, डी, कठोर। तो जो भारतीय संविधान है इसमें सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। अगर नीति निर्देशक तत्व पूछा जाए तो वो अवाद योग्य होगा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वाद योग्य ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मूल अधिकार क्यों कहा जाता है अधिकारों को? पहला है, यह संविधान में उल्लिखित होता है। दूसरा, यह प्रजातांत्रिक होता है। तीसरा, यह लोक कल्याणकारी होता है। चौथा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो देखिए, इसमें आपको दिए गए हैं ABCD विकल्प दिया गया है। छत्तीसगढ़ PCS का एक क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा सही है तो मैं एक एक करके बताता चलता हूँ, हो सकता है आपने आंसर निकाल लिया हो। पहला जो है कि संविधान में उल्लिखित होता है, इसलिए भी ये मौलिक हुआ, तो आपका एक पहला विकल्प है वो इसमें पहली लाइन सही है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी होना फंडामेंटल नहीं होता है। इसमें जो चौथा है कि व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आपकी बेसिक नीड है, फंडामेंटल नीड है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, तो ये भी आपके जो है, तो ये आपका मूल अधिकार इनको कहा जाता है 1, 4, 5, यानी कि आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार ए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राकृतिक हैं, अप्रतिदेय अधिकार हैं, जो राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। 6th क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब यहाँ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है, सही उत्तर चुनना है। पहला है, जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं। दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा
वो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि जो भारत में मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध एक गारंटी तो हैं, इनको भाग 3 में शामिल भी किया गया है, लेकिन यूएसए के अधिकार के बिल की भांति ये नहीं है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राजनीतिक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर उन्हें सुनिश्चित करते हैं। तो आपके 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हो गए, जो चौथा है वो गलत हो जाए, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बताइए, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है कुल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसमें अनुच्छेद 13 है, उसके बाद अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 245, 200, 326। तो कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 13 सही होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 13? तो दरअसल अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनते हो या न्यून करते हों। यदि कोई कानून बनाया जाता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में, तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। बात समझ में आई? तो इसलिए अनुच्छेद 13 जो है वो प्राथमिकता प्रदान कर देता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो अभी हमने इसको डिस्कस ही कर लिया। इसके जो विकल्प हैं आपको दिख रहे होंगे, इसमें जो बी विकल्प है मौलिक अधिकार, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट हो सके इसलिए चारों विकल्प में नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप पास करके भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे पहले आंसर बोल दे रहा तो आप उसको पॉज करिए और आप उसका आंसर खुद से सोच करके तब मेरा आंसर आप सुन सकते हैं। तो जहाँ नीड होगी वहाँ मैं आपको विकल्प पढ़ूंगा, अदरवाइज आपको आंसर बताता चलूँगा, इससे आपका समय बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है सामाजिक समानता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है आर्थिक समानता। तो देखिए, इसमें जो अनुच्छेद 14 है वो तो आपको देता है सामाजिक समानता। जो अनुच्छेद 15 है, माफ़ कीजिएगा, जो कानून के समक्ष समानता है वो 14 के तहत है। जो सामाजिक समानता है जिसमें विभेद ना हो वो अनुच्छेद 15 के तहत है, और अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 के तहत है। लेकिन जो आर्थिक समानता है वो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये विकल्प है आपके अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो इनमें से अनुच्छेद जो 14 है वो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये आप सभी जानते हैं, विकल्प में आपके कई हैं, इसमें 14, 16, 15, 14, 13। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण किस में कहा गया है? विकल्प आपके हैं 12, 13, 14, 15। तो अनुच्छेद है इसमें जो अनुच्छेद 14, उसी में कानून का समान संरक्षण भी निहित है। तो विधि के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, तो ये आपका दिया हुआ है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो देखिए, यहाँ पर जो समता का अधिकार है वो उसी की बात हो रही है कि कानून को लागू करने पर कोई विधान या किसी कार्यपालिका या कोई अधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो क्या होगा? इसमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, क्योंकि कानून का समान संरक्षण सभी को है, सभी समान है। तो अनुच्छेद जो ए है वो आपका, जो 14 है वो आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प।
नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? 4 विकल्प हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें विधि का नियम मतलब रूल ऑफ लॉ। तो विकल्प है इसमें आपके सामने दिए हुए हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको आपको थोड़ा समझा देता हूं तो आप इसका आंसर खुद निकाल लेंगे। जो विधि का नियम यानी कि रूल ऑफ लॉ है, वो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है, क्योंकि इसका सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर आपका मिल गया होगा कि जो पहला विकल्प है वही सही होगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कारण को लेकर एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन कहता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये कहता है कथन। और जो इसका कारण बताता है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए गए हैं, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए आर दोनों सही हैं, ए आर किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। जो ये आपके विकल्प हैं स्टेटमेंट में हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इसलिए अब इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो आपको समझना होगा कि जो पहला स्टेटमेंट है क्या वो सही है, कि क्या अलग अलग जो क्षेत्र हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसमें समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, तो आरक्षण वगैरह देता है तो कर सकता है, यानी कि आपका पहला जो है स्टेटमेंट सही हो गया। और समान लोगों में विधि समान रहेगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी कहता है अनुच्छेद 14, तो दोनों सही है। और क्योंकि समानता बनी रहे, समान सभी लोग पहले समान हों, तो इसीलिए इसको किया गया है, तो इसका सही कारण भी है। तो इसलिए आपका जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने आए हुए क्वेश्चन हैं मैंने वही रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी हो कि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अब डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछा गया है, तो इसमें जो आपके विकल्प हैं इनको देख लीजिए, मैं आपको इनका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका जो बी विकल्प है, अनुच्छेद 15 का 5 जो खंड है वो इसी से संबंधित है। जो अनुच्छेद का 15(5) जो देखिए इसमें जो अनुच्छेद 15(5) है, इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें ये आपके गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, इनको ओबीसी, एससी, एसटी हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई, तो ये 15(5) के तहत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अब सीधे यहाँ ओबीसी के आरक्षण को लेकर पूछा गया है, किसमें किए गए हैं। तो मैंने आपको एक तो बता दिया कि 15(4), लेकिन इसमें एक थोड़ा और बढ़ के पूछ लिया है, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको देखिए इसमें समझना होगा कि 15(4) आपको किस में दिख रहा है, तो आप पकड़ तो लिए कि आंसर हमारा सी होगा, लेकिन 16(4) में क्या है ये भी जान लीजिए कि जो 16(4) है उसके भी प्रावधान ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवा में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और अभी इसी में अगर 103वां संविधान संशोधन देखा जाए तो उसमें 2019 में 2 अनुच्छेद और जोड़े गए हैं, 15(6) और 16(6). इनके माध्यम से जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, उनके भी आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो जो अभी इसमें जो 15(6) और 16(6) आएगा उसको भी लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 103वें संविधान संशोधन के तहत। तो फिलहाल ओबीसी का जो आरक्षण है वो किसके तहत है? 15(4) और 16(4) के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद आप सभी को याद भी होंगे, याद भी कराया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आरओ का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17। वैसे मेरी कोशिश होगी कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना होने पाए, लेकिन कभी कभी जैसे हो जाता है तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो रिपीट ना होने पाए। यहाँ भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ले लिया आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देखिए इसमें जो आपका विकल्प बी है अनुच्छेद 17 वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एससी एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार
दिया गया है। तो इसमें जो SC/ST के तहत जो है मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें देखिए जो दिए गए अनुच्छेद 20, 19, 18 और 17, तो इनमें निकटतम जो सही होगा वो अनुच्छेद 17 ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए आप कहेंगे वो तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, लेकिन आप समझिए कि भाग 3 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया और किसी भी रूप में आचरण निषेध घोषित किया गया है। तो क्या हुआ कि जो अस्पृश्यता से उपजी कोई नियोगिता लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय हो गया। तो अनुच्छेद 17 जो हो गया वो समता के मौलिक अधिकार से भी संबंधित हो गया। तो इससे क्या हो गया कि उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर नियरेस्ट जो है आंसर आपका निकालना पड़ेगा, क्योंकि 19 को भी देखें स्वतंत्रताएं हैं, 18 उपाधियों का अंत है, 20 को भी देखें तो ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 है वो आपका सही हो जाएगा, आपका डी विकल्प। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो जो अधिकारों का संवर्ग है उसको समता का अधिकार है उसके तहत इसको किया गया है। समता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 17। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं? तो देखिए इसमें आपके विकल्प हैं, कानून बनाकर क्या अस्पृश्यता को उन्मूलन किया सकता है, दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा जन जागरण के द्वारा, चौथा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। देखिए कानून बनाकर रोका जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी रोका जा सकता है जागरण करके, जन जागरण के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लेकिन आप नौकरी में केवल अगर प्रवेश दिला देंगे तब निवारण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो लोग वहाँ भी अलग अलग मानेंगे। तो इसलिए इसमें 1, 2, 3 जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इसका आपका विकल्प जो है वो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ भी कथन कारण है तो इनका भी जो विकल्प था वो वैसे ही रहेगा, इसलिए मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा। आइए देखते हैं कथन क्या कहता है और कारण उसका सही है कि नहीं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। इसका कारण बताते हैं कि अस्पृश्यता चलन के आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो बिल्कुल सही है, इसका सही कारण भी है कि धर्म की वजह से ऐसा आया था। तो ये 25 का जो ए आंसर है वो सही हो जाएगा, ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पे सीधे फैक्ट किया गया है, तो ये आपकी स्वतंत्रताओं में है ये। तो अनुच्छेद 19 आपको वैसे भी मिल जाएगा, तो बी विकल्प है अनुच्छेद 19 का 1A वही है। इसमें देखिए जो नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, और ये जो है अनुच्छेद आपका बता दिया कि 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब आपको यहाँ समझना है कि कौन सा नहीं आता है। इसमें आपके विकल्प हैं, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं समझते, दूसरा शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, तीसरा एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, और चौथा है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखिए घेराव जो है वो इसमें नहीं आता है, तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों इसमें विकल्प हैं वो इसमें किए जा सकते हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन की जा सकती है, ऐसा राज्य कर सकता है। तो इसलिए युक्त बना सकता है वो तर्कपूर्ण, और हथियार नहीं रखना चाहिए तो बात उसमें है ही है, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की भी बात है। तो इसमें ए विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस से है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए जो इसमें कई कारण दिए गए हैं, तो इसमें जो 19(1) में तो आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो 19 का खंड 2 है ना, खंड 2 में यही दिया गया है प्रतिबंध जो उस पर लगाए गए हैं कि किस तरीके से निर्बंधन किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, किसके आधार पर? तो देखिए 19(2) में क्या कहा गया है कि नागरिकों की विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भारत की संप्रभुता, एक हो गया, अखंडता, इसके साथ में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, तो लोक व्यवस्था भी आपका आ गया, शिष्टाचार व सदाचार के हितों में व अदालत की अवमानना तो ये भी आ गया।
मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब इन जो हमने बताए उनके उनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें बचता कौन सा है? तो इसमें बचता है जो डी विकल्प है, अवांछनीय आलोचना। तो अवांछनीय आलोचना आप कर रहे हैं तो वो जो है वो उसके तहत प्रतिबंधित नहीं है, तो इसके तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, अवांछनीय आलोचना। तो ये आपका 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1A(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? देखिए यूपी कमीशन में कई बार पूछा गया है ये लगातार। तो आइए देखते हैं, फिर से ही रिपीट हो सकता है। जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते रहे हैं वो कुछ समय बाद फिर से रिपीट होते हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है कि कौन सा इसमें मिलाकर पढ़ने से, पहला विकल्प है विदेश यात्रा का अधिकार, दूसरा है शरण पाने का अधिकार, तीसरा है एकांतता का अधिकार और चौथा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें जो है राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, ये जो है आपका इसके तहत अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला था। तो अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी की स्वतंत्रताओं का भाग माना था। तो इसलिए आप इसको अनुच्छेद 19(1)(d) के साथ और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से ही प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार, सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आपसे सीधे यहाँ पर अनुच्छेद ही पूछा गया है। तो आपका जो यहाँ अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो आपका बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 21 में चर्चा की गई है। अभी मैंने उसको पढ़ा ही आपको कि उसी में इस पदावली का प्रयोग किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का उसमें वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 21 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो क्योंकि जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर दिए हैं उसमें कई चीज़ों को उसमें अलाउ किया हुआ है। तो इसमें विदेश यात्रा के अधिकार को भी संरक्षण मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें यह था कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का विवाद था। तो उसके मामले में ये आया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता जो इसका जो होगा इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने का अधिकार है, इसी में विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो यानी कि अगर मेनका गांधी बनाम भारत संघ की बात को देखें तो अनुच्छेद 21 के तहत इसमें विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अभी मैंने इस पर चर्चा की कि अनुच्छेद 21 जो है वो ये आपका अभी लेटेस्ट देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो क्वेश्चन आते रहे वो अक्सर कर पूछे जाएंगे। यूपीएससी ने 2021 में अभी लेटेस्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो विकल्प है आपके 19, 21, 25, 29। तो इसमें एक जो एनजीओ था शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ 2018 में, तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित माना था। तो आपका यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। जो हम आपको बात बता रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा। एक एनजीओ था शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ वाद, तो इसमें ये इसका निर्णय आया था। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो 21 में क्या क्या नहीं आता है? तो पहला, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। तो जो उसमें बताए गए हैं मौलिक अधिकार, जो कि उनकी एक लंबी लिस्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको कई मिलेंगे, जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल
का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें मैंने आपको पढ़ा, तो इसमें तीनों आपके आ गए, लेकिन जो मृत्युदंड है वो नहीं आया। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता? तो मृत्युदंड नहीं आता। मृत्युदंड की क्या होगा? विधि सम्मत प्रक्रिया है जिसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो मृत्युदंड, लेकिन उसमें ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं आपातकाल में, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं सस्पेंड किया सकता है। तो यूपीपीसीएस में 2008 में इसी बात को पूछा गया था। तो इसमें जो है, जो बी विकल्प है वो आपका ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था 78 में। तो उसके बाद जो अनुच्छेद 21 था, इसमें प्रदत्त प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार था, जिसको जीवन का अधिकार कहते हैं, तो इसको राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए कि जो अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर, चूँकि उसमें कई है ना, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोह के कारण भी आपातकाल घोषित हो सकता है। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण होगा, आपातकाल घोषित होगा, तो 21-20 के साथ अनुच्छेद 19 भी जो है वो जीवित रहेगा, यानी कि उसका भी सस्पेंशन नहीं होगा। तो इसको डिटेल में हमने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, वहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इसमें आपको मैंने थोड़ा सा चार्ट में समराइज़ कर दिया, जिसको आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो यहाँ भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें जो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश है, तो ये 1993 में एक निर्णय आया था, उन्नीकृष्णन और अन्य जो थे उसमें, तो बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में। तो इसके तहत उसमें किया था कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है या अधिकार जो है अनुच्छेद 21 से निकला है। ठीक है, तो यही इसमें आपका आया था। तो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का मामला था। शायद इसका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखना है कौन कौन से परिकल्पित हैं। तो इसमें आपके दिए गए हैं, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें कौन कौन सा सही है वो देखना है। देखिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। पहला दिया गया है जो आपका अनुच्छेद 23 के तहत है, वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। तो मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम किस में हो गया? आपका ये पहला वाला हो गया। उसके बाद जो अनुच्छेद 24 है वो कहता है कारखानों आदि के में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो कारखानों खदानों बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध हो गया। तो यही दो इसमें अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, जो आपका ये 2 और 3 है ये तो आपके दूसरे अनुच्छेद में है। तो इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1 और 4, यानी कि सी जो है विकल्प वो 1 और 4 सही हो जाएगा। मैं चाहूँ तो हर विकल्प को आपको डिस्कस करूँ, लेकिन आपका समय बहुत जाएगा। हमारा पर्पज़ यहाँ आपको टेस्ट सीरीज कराना है, अभी पूरा उसको पढ़ाना नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जो मैंने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। वो पूरा वीडियो आपको पूरा डिटेल में मूल अधिकार मिलेगा, 5-6 पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो वहाँ पर उसको अच्छे से समझ पाएंगे सारी चीज़ें और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही सीरीज़ हम और चलाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा बच्चों के शोषण से विरुद्ध? अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में जो जोखिम भरा हो उसमें नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है? तो मूल अधिकार है। अब इसलिए आपका बी आंसर वो सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको पसंद आता है तो कमेंट करिएगा। मैं ऐसे ही आपकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगा। अभी पॉलिटी की कर रहा हूँ, बाद में बाकी भी सब्जेक्ट का जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन से लेकर के और भी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनके जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, हमारा पर्पज़ है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें और जो इम्पोर्टेंट है वही, तो उन्हीं को हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।